इंथैल्पी चेंजेस में कौन सी इंथैल्पी चेंज है जिसकी डिटेल डिस्कस कर रहे थे? आई थिंक सबसे पहले तो मैंने डिस्कस किया यार ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले फैक्टर्स, फिर हमने डिस्कस किया लैटिस एनर्जी वाले फैक्टर्स, फिर हमने इवन लैटिस एनर्जीज काफ़ी सारों की कंपेयर भी की, क्वालिटेटिवली भी कंपेयर की और क्वांटिटेटिवली भी कंपेयर की। ये तो अब सवाल डिसाइड करेगा कि हमने एक कैटायन का फ़र्क चेक करना है या एनायन का फ़र्क चेक करना है या दोनों का फ़र्क चेक करना है या क्वालिटेटिवली चेक करना है या क्वांटिटेटिवली चेक करना है। आई थिंक मैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स करा चुका हूँ। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है लैटिस एनर्जी के जो कंपैरिजन को लेकर तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये लीजिए, एनीवन लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन को लेकर कोई सवाल नहीं है कि सर जी बुनियादी तौर पर हमने कैटाइंस का क्या देखना है, हमने कैटाइंस का अगर या तो एनाइन अगर सेम है तो सिर्फ कैटाइंस को कंपेयर करना है और क्या कंपेयर करना है सर उनकी वो क्या बोलते हैं चार्ज डेंसिटीज कंपेयर करनी है। जिस किसी का चार्ज ज़्यादा और साइज़ छोटा हुआ तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। और अगर चार्ज डेंसिटी किसी आयन की ज़्यादा हो तो उसका जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर बनता है। और अगर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है तो इसका मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी का जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। सर जी आप में से अगर किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। जी चार्ज फर्क है ना। अगर आप ये सोचते हैं, देखें दो जवाब हैं इसके। अगर तो आप सोचते हैं सर FeCl2 और FeCl3 में कैटायन और एनायन की रेशो 1:2 या 1:3 है तो वो रेशो से सिर्फ क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे जो फ़र्क है ना वो ज्योमेट्रिकल शेप पे पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका लैटिस एनर्जी देखना चाहते हो तो हाँ, एक में आयरन 2+ वाला है तो दूसरे में आयरन 3+ वाला है। ये जो आयरन 3+ वाला है इसका क्या साइंस है, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो आपकी क्या ख्याल है इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आई थिंक अगर आपने FeCl2 को और FeCl3 तो बहुत आसान कंपैरिजन है कि दोनों का एनायन कॉमन काट दें, कैटायन कॉमन, कैटायन का चार्ज जो है एक का 2+ एक का 3+ है तो ऑफकोर्स जिसका चार्ज ज़्यादा है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, एनीथिंग एल्स प्लीज़? कोई और अगर इस हवाले से सवाल पूछना चाहता है? नो, ओके। बुनियादी तौर पर हमारा ना आयनाइजेशन एनर्जी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पिछले साल का। उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसकी डिटेल क्या है, हमने AS में पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस साल का था, लैटिस एनर्जी इस साल का है और आई थिंक हाइड्रेशन एनर्जी भी इसी साल की बात है। तो मुझे इन तीनों के ऊपर अभी यहाँ रोशनी डालनी थी। मैंने सबसे पहले किसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है? आई थिंक मैंने क्या बोलते उसको, कौन सा वाला जी, सबसे पहला कौन सा था? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। फिर दूसरा कौन सा था? लैटिस एनर्जी, उसके फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। और अभी क्या रहता है, आई थिंक हाइड्रेशन एनर्जी जो है मुझे उसके फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करने चाहिए। अगर आप मुझे कोई स्पेसिफिकेशन दिखा दें तो शायद काम थोड़ा आसान हो जाए। एनीवन प्लीज गिव मी द स्पेसिफिकेशंस। अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो पहला टॉपिक लिखा है डिफाइन एंड यूज द टर्म्स ΔHAT डिफाइंड, ΔHLATT डिफाइंड, ΔHE.8 डिफाइंड, explain the factors affecting electron affinities, explain, describe and explain the trends of electron affinities down the group 16 and 17, explain. फिर कहता है जी explain in qualitative terms the effect of ionic charge and of ionic radius on the numerical magnitude of lattice energy, ये भी explain कर दिया है। फिर कहता है जी क्या करें, you know, explain in qualitative terms the effect of ionic charge and of ionic radius on the numerical magnitude of enthalpy change of hydration। जी जनाब, तो वो enthalpy change of hydration के साथ भी ionic charge और ionic radius का लेना देना है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो आई थिंक अभी मैं क्या करूँगा, हेडिंग दीजिए प्लीज़, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। किसकी डिटेल चल रही है अभी? ΔH HYD की डिटेल होएगी
और क्या डिटेल मैंने पढ़ानी है, टॉपिक का नाम क्या रखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। जी भाई, इधर मैं बताता हूं फैक्टर्स कौन कौन से हैं और इधर बताता हूं ये डेल्टा एच हाइड्रेशन होता क्या है, प्लीज ये बताइए। डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या होता है जी? सर जी बेसिकली अगर आप किसी गैसियस आयन को क्या करें, पानी में डिसॉल्व कर दें तो क्या होगा, MX पॉजिटिव एक्वियस हो जाएगा। या अगर आपने किसी NY नेगेटिव को भी पानी में डिसॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, NY नेगेटिव एक्वियस हो जाएगा। तो किसी भी गैसियस आयन को अगर पानी में डिसॉल्व करके एक्वियस आयन बना दिया जाए तो इस पूरे रिएक्शन को या इस रिएक्शन की कहानी को क्या कहा जाता है, बताओ जी, इसको क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच हाइड्रेशन बोलेंगे, हमें पता है इस बात का। डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ क्या, ऑफ MX पॉजिटिव। ये क्या है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ NY नेगेटिव। इनके साथ थीटास क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजह यह है कि सर ये प्रॉपर रिएक्शन नहीं है, ये किसी रिएक्शन का वन ऑफ द स्टेप होगा। ठीक है सर, ये दरवाजा प्लीज अगर बंद करवा दें। ये तो एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन का मीनिंग आ गया ना। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मुझे इससे पहले कि फैक्टर्स पढ़ाऊं आप बताएं, मैंने पढ़ाया हुआ है। किसी भी आयन को पानी में डिसॉल्व करें, कौन सी फोर्स डेवलप होती है? आयन को पानी में डिसॉल्व करें, कौन सी? आयन डायपोल फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड, आयन डायपोल फोर्सेस आर डेवलप्ड। कौन सी जनाब? आयन डैश डायपोल फोर्सेस आर डेवलप्ड। ओके जनाब, ये जो आयन डायपोल फोर्सेस होती हैं, प्लीज बताइए इनकी स्ट्रेंथ का लेना देना किसके साथ है, उसको चेक करो। इसकी स्ट्रेंथ का लेना देना किसके साथ है? क्या बात हो रही है जी, क्या बात हो रही है? डेल्टा एच हाइड्रेशन का मीनिंग वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब मैं आपको डेल्टा एच हाइड्रेशन का मीनिंग एक्सप्लेन कर चुका हूं तो उसके मीनिंग में क्या नजर आ रहा है कि सर कौन सी फोर्स है जो डेवलप होती है, प्लीज बताइए। सर आयन डायपोल फोर्स है जो डेवलप होती है। अब अगर आयन डायपोल फोर्स डेवलप हो रही है तो आयन तो पूरे का पूरा आयन है। वाटर वाला डायपोल जो है वो कैसा है सर? वो अच्छा खासा, वो भी स्ट्रॉन्ग आयन होता है। कितना स्ट्रॉन्ग आयन होता है उसका? वो परमानेंट डायपोल की जो अपनी फोर्स है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक स्ट्रॉन्ग होती है। खैर बहरहाल जो भी है, मैं इसको आयनिक बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? लैटिस एनर्जी में कैटाइन और एनाइन के दरमियान में जो बॉन्ड डेवलप होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन स्टिल उसका कुछ ना कुछ 1/10 या 1/4 या 1/5 हिस्सा जरूर होगा कि एक आयन है और वाटर के साथ चिपक रहा है। मुसीबत क्या है, एक आयन एक वाटर से चिपकता भी नहीं है। एक आयन के इर्द गिर्द 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। एक आयन के इर्द गिर्द 6 दफा आयन डायपोल फोर्स डेवलप होती है, अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एक तो बात पता होनी चाहिए, क्या होता है? अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है किस पे डिपेंड करती है? इस कैटाइन पे या वाटर पे? वाटर तो कांस्टेंट फैक्टर है ना। कैटाइन की किस चीज पे डिपेंड करती होगी? ऑफ कोर्स सर जी, कैटाइन के चार्ज पर या कैटाइन के साइज पर डिपेंड करती होगी। वही 2 फैक्टर्स होंगे जो कहां थे, सेम 2 फैक्टर्स होंगे जो लैटिस एनर्जी के थे। लैटिस एनर्जी के क्या फैक्टर्स थे सर जी? लैटिस एनर्जी में भी देखे ना, वो कैटाइंस और एनाइंस का क्या, उनका चार्ज और उनका साइज, दैट इज अल्टीमेटली क्या, चार्ज डेंसिटी मैटर करती थी। तो यहां पर भी पुत्र जी बिल्कुल वैसी ही बात है। कौन कौन सा फैक्टर है जी? फैक्टर नंबर 1 आयनिक चार्ज। आयनिक चार्ज लिखा है, स्पेसिफिकेशन में लिखा है चार्ज ऑन द आयन लिखा है।
आई थिंक आयनिक चार्ज लिखा होगा, और दूसरा क्या लिखा होगा जी, आयोनिक रेडियस लिखा होगा। आयनिक चार्ज के लिए मैं सिंबल कोई भी लाइक क्यू का दे दें या ई का दे दें, कुछ भी। रेडियस के लिए सिंबल आर का दे दें, और इन दोनों बातों को अगर आप मिला दें तो आई होप यू नो कि जो आपकी ये जो डेल्टा एच वाई डी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, हाँ जी, ये चार्ज के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन साइज के साथ या रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि ग्रेटर द चार्ज होगा तो ग्रेटर द एंथैल्पी चेंज होगी, ग्रेटर द रेडियस होगा तो स्मॉलर द एंथैल्पी चेंज होगी। एंड आई थिंक इस बात को अगर आप मद्देनजर रखें कि सर जी डेल्टा एच हाइड्रेशन का चार्ज के साथ डायरेक्ट, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन क्या, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन। इसमें किसी को प्रॉब्लम है इस डायरेक्ट, तो एक नोट लिखें आप लिखें जी, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, enthalpy change of hydration, enthalpy change of hydration is directly proportional to the charge density of the ion, is directly proportional to the charge density of the ion. Is directly proportional to the charge density of the ion. आगे लिख दीजिए, greater the charge density of the ion, greater the charge density of the ion, कॉमा लगा के लिखिए, क्या होगा, greater will be the hydration energy, greater will be the enthalpy change of hydration, greater will be the enthalpy change of hydration, greater will be the enthalpy change of hydration. यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। किसी को मसला है भाई, गुजारा चल रहा है, आगे चलिए प्लीज़। एक काम करते हैं, हमने जब ये इसके फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं तो कोई ना कोई या तो किसी पीरियड को पकड़ते हैं या किसी ग्रुप को फॉलो करते हैं और उस हिसाब से देखेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं है। आई थिंक मैं डाउन द ग्रुप 2 की बात करना चाहता हूँ। लिखें, सवाल लिखें, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन किसका जी, ऑफ द ग्रुप नंबर 2 मेटल आयंस, ऑफ द ग्रुप नंबर 2 metal ions, of the group number 2 metal ions. क्या लिखा है, डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ग्रुप नंबर 2 मेटल आयंस। ठीक है जी, व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ब्रैकेट में, बल्कि एंथैल्पी का मतलब ही क्या है, हाइड्रेशन का मतलब ही क्या है, दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो लिखने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो एक काम करते हैं जनाब, अंडरलाइन द वर्ड ग्रुप 2 मेटल आयंस, ग्रुप नंबर 2 मेटल आयंस की बात करें जी। ये जो ग्रुप नंबर 2 के मेटल आयंस हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो क्या बात होगी, कौन होते हैं ग्रुप नंबर 2 में, कौन होते हैं ग्रुप नंबर 2 में, बताएं जनाब। सर जी अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो उसमें सबसे पहले कौन है, बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है। मैं इनके एटम्स की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो इनके किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रुप नंबर 2 मेटल आयंस की बात कर रहा हूँ। तो आयन कैसा बनाते हैं ये, सर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक हो गया, ये इनका आयन आ गया। अब इन आयंस की अगर मैं, मुझे जरा बताएं कन्फिगरेशन क्या होगी। वैसे बेरिलियम की क्या होती है, 2,2 होती है, 2 तो लूज कर दिए, तो इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी, आई थिंक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी जस्ट 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2,8,2 होती है तो क्या हो जाएगी 2,8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2,8,8,2 होती है तो क्या हो जाएगी, आखिरी वाले 2 रिमूव हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2,8,18,8 होगी। इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी, 2,8,18,18,8 होएगी। खैर जो भी है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि मैंने ये वाली कन्फिगरेशन कैसे लिखी है। वो आप 1:2 2:2 खोलें ना,
उसको लगे रहेंगे तो एंड पे क्या निकलेगा 2 8 18 8 ही निकलेगा। ठीक है, कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, वो एंड पे सारा कुछ वो फिलिंग ऑर्डर, राइटिंग ऑर्डर, स्टेबल ऑर्डर, आयनिक ऑर्डर सब कुछ करके, और यहाँ क्या निकलेगा 4s2 4p6, इसके एंड पे 4s2 4p6 आएगा। खैर बहरहाल एक बात याद रखिए कि जो भी ये है, क्या नाम है इसका, नहीं 4s2 4p6 मैंने गलत बोला है, एंड पे होगा तो NS2 के जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल गए, इसके भी 2 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 निकल गए। बस मुझे इतना ही लिखना है, बाकी SPDF वाला AS का शो वाला खेलते रहिएगा वहाँ। मुझे एक बात बताइए, नीचे आते हुए क्या हो रहा है, नीचे आते हुए क्या आ रहा है? वैसे तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, आई एग्री। एटॉमिक नंबर इसका क्या भाई, बेरिलियम का क्या है, ऊपर लिखूँ नीचे? अगर आप आइसोटोप का हिसाब लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखते होते हैं, पीरियोडिक टेबल देखें तो एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा होता है, मैं यहाँ नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। 4 12 20 38 56। ठीक, अच्छा तो साइड पर नोट्स लिखते हैं जनाब कि मैं ये बात तो मानने को तैयार हूँ कि जैसे जैसे एज वी मूव डाउन द ग्रुप, लिखें जी, as we move down the group please tell me क्या होता है। नंबर 1 एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है जी, इंक्रीज होता है। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है जी। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है, नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो अगर ये शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा हो तो जो इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज है, प्लीज बताइए वो क्या हो रहा होता है? हाँ जी, न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा हो रहा था, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा होने से, जब भी कभी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ द या पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द, बल्कि आई थिंक अगर मैं सीधे सीधे लिख दूं यार कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो सर जी साइज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसी को मसला इस बात से? ठीक है, तो अगर इफ आई से कि जी चलें लिखने में क्या हर्ज है, इफेक्ट ऑफ द या पुल ऑफ द न्यूक्लियस पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसके कम होने से जो आपका आयन का रेडियस है वो क्या हो रहा है, यू नो आयोनिक रेडियस क्या हो रहा है जी, सर जी ज़्यादा हो रहा है। अगर आयनिक रेडियस ज़्यादा हो रहा है मतलब आयनिक साइज ऑफ द आयन क्या हो रहा है, साइज ऑफ द आयन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। उसके ज़्यादा होने से प्लीज़ बताइए, चार्ज तो सबका कांस्टेंट था, तो चार्ज डेंसिटी को क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस को क्या होगा? सर जी वो जो है ना, चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस वो डिक्रीज होती है। और अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो पुत्र जी आई होप यू नो कि आपका जो डेल्टा HYD है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो रहा होगा। इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन को भी क्या हो रहा है, वो ऑल्सो डिक्रीज करती है। इस वक्त डिक्रीज का मतलब क्या होगा, ये होती कैसे, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक है तो क्या हो जाएगी, लेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी। I.E क्या, लेस एक्सोथर्मिक, कम एनर्जी रिलीज होगी जब आप नीचे वालों को पानी में डालेंगे, जब आप नीचे वालों को पानी में डालेंगे। जी जनाब, यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो आई थिंक मैं आपको जो हमने कल के लेक्चर में भी क्या किया था, सेम एग्जैक्ट यही कहानी पड़ी है। किस लिए? लैटिस के लिए। तो आज के लेक्चर में भी एग्जैक्ट वही कहानी है, क्योंकि लैटिस में भी क्या इन्वॉल्व होता था, गैसियस आयंस इन्वॉल्व थे जिनसे मिलाकर या तो आप क्रिस्टल लैटिस बनाते थे
या आप किसी सॉलिड क्रिस्टल लैटिस को तोड़कर गैसियस आयंस बनाते थे। यहाँ पर भी क्या इन्वॉल्व है सर जी? यहाँ पर भी गैसियस आयंस ही इन्वॉल्व हैं। उनको आप क्या कर रहे हैं सर? आप उनको पानी में डिजोल्व कर रहे हैं। अब अगर आप उनको पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो पानी में डिजोल्व करने का मतलब क्या है कि सर जी उधर आप लैटिस के केस में आयनिक बॉन्ड डेवलप कर रहे थे और यहाँ पर आप आयन डायपोल फोर्स डेवलप कर रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड भी एक फोर्स है जो कि डेवलप हो रही है, तो आयन डायपोल फोर्स भी एक फोर्स है जो डेवलप हो रही है। हाँ, वो रिलेटिवली आयनिक बॉन्ड जो है वो आयन डायपोल फोर्स के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो हाँ, मानता हूँ लैटिस एनर्जी में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी में थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है। आई एग्री विद दिस, क्योंकि वहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आयन डायपोल फोर्स फॉर्म हो रही है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वहाँ भी आयन इन्वॉल्व है, यहाँ भी आयन्स इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ जो फैक्टर्स हैं लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करने वाले, यहाँ भी वही फैक्टर्स होंगे हाइड्रेशन की एनर्जी को अफेक्ट करने वाले। वो क्या फैक्टर है? वहाँ पे भी फैक्टर थे सर जी चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे भी क्या फैक्टर है? यहाँ पे भी फैक्टर है चार्ज डेंसिटी। अगर आप अपनी स्पेसिफिकेशन देखें तो वहाँ पे बिल्कुल सिमिलर दो लाइंस लिखी हुई हैं। दिखाएंगे ज़रा अपनी स्पेसिफिकेशन का, ये एग्जैक्टली सिमिलर दो लाइंस लिखी हैं। ज़रा सुनिए क्या लाइंस लिखी हुई है। ऊपर यूनिट 23.1 की आखिरी लाइन लिखी है जी, एक्सप्लेन इन क्वालिटेटिव टर्म्स द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज एंड ऑफ आयनिक रेडियस ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। ये जुमला नीचे वाले 23.2 के आखिर में क्या लिखी है? एक्सप्लेन इन क्वालिटेटिव टर्म्स द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज एंड ऑफ आयनिक रेडियस ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो सेम जुमले लिखे हुए हैं कि उधर भी क्या लेना देना है, इधर भी क्या लेना देना है जनाब साहब। उधर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या बोलते हैं चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी है। आयनिक चार्ज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और आयनिक रेडियस के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन है। बेटा मैं 23.1 की लाइन 5 की बात कर रहा हूँ, 23.2 की भी लाइन 4 की बात कर रहा हूँ। जो भी आपका सबसे पहला टॉपिक है, उनकी आखिरी लाइन में एग्जैक्ट सेम सेंटेंस लिखा हुआ है। किसके लिए? लैटिस एनर्जी के लिए भी और हाइड्रेशन एनर्जी के लिए भी। यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? सो आई थिंक मैंने जितनी डेफिनेशंस पढ़ानी थी पुत्र जी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैंने जो टर्म आपको एक्सप्लेन करनी थी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने 4 या 5 आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस पढ़ाई, डेल्टा एच आर थीटा, डेल्टा एच एफ थीटा, डेल्टा एच सी थीटा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन थीटा और डेल्टा एच सोल्यूशन थीटा। फिर मैंने आपको 6 आपको सादी इंथैल्पी चेंजेस पढ़ाई थी, डेल्टा एच एटमाइजेशन, डेल्टा एच जिसको आप बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं, फिर डेल्टा एच आयनाइजेशन, फिर डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फिर डेल्टा एच हाइड्रेशन, फिर डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। ये हमने कर लिए। इनमें से बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा ऑर्डिनरी लेवल का है कि सर जी अगर आप डाउन द ग्रुप 7 जाते हैं, क्लोरीन का बॉन्ड, उसके नीचे ब्रोमीन का बॉन्ड, उसके नीचे आयोडीन का बॉन्ड, उसके नीचे एस्टेटीन का बॉन्ड, क्या होता है? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। सर ये ओ लेवल से पता है हमें कि क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा और आयोडीन का बॉन्ड वीक होगा। नीचे जाएंगे तो एटम्स बड़े होते जाएंगे, तो उनका जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी लेंथ बड़ी होती जाएगी, तो उसकी स्ट्रेंथ। अच्छा, तो उसको मैंने दोबारा नहीं पढ़ाया। आयनाइजेशन एनर्जी, सर आयनाइजेशन एनर्जी आपने पिछले साल पढ़ाई हुई है, मैंने उसको भी दोबारा नहीं पढ़ाया। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे बड़ी डिटेल से डिस्कस की जो मेरी स्पेसिफिकेशंस कहती थी कि यार एटमाइजेशन की सिर्फ डेफिनेशन सुनाई है, उसके फैक्टर फूक्टर कोई नहीं पढ़ाया मैंने। क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों जी? सर वो एटमाइजेशन में बस आपने तोड़ना ही है उसको, वो तो बॉन्ड एनर्जी जैसी चीज़ ही है, नॉट एग्जैक्टली बॉन्ड एनर्जी चीज़ जैसी, लेकिन हाँ वो अगर आपने कार्बन को एटमाइज करना है तो उसके कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दें डायमंड वाले। अगर आपने किसी लोहे को, किसी मेटल को एटमाइज करना है तो उसके मेटालिक बॉन्ड तोड़ दें। आपने अगर किसी नॉन मेटल लाइक सिंपल मॉलिक्यूल को एटमाइज करना है तो क्या करें? सर अगर तो क्लोरीन है तो बॉन्ड एनर्जी तोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर ब्रोमीन है तो उसकी पहले वैंडर वाल भी तोड़नी पड़ेगी, फिर उसका बॉन्ड भी। तो उसकी हमने जितनी डिटेल होनी थी मैंने उसकी डिटेल पढ़ा दी थी, कोई फैक्टर फूक्टर वहाँ समझाने की कोशिश नहीं की। हाँ वो तो सिंपल समझाया यार आपका एलिमेंट कौन सा है, आपने 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स फॉर्म करने हैं फ्रॉम क्या? फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन द क्या, जो भी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। तो जो एलिमेंट की जो भी स्टेट है उससे आपने कैसे तोड़ना है वो हमने उसकी एग्जांपल्स कर ली। फिर हमने लैटिस की डिफाइन भी किया, लैटिस को उसके साथ क्या बोलते हैं फैक्टर्स भी एक्सप्लेन किए।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन भी किया, उसके फैक्टर्स भी एक्सप्लेन किए, उसके ट्रेंड भी डाउन द ग्रुप 16-17 समझाए। आई थिंक जो उसने मुझसे यहाँ पूछा है मैं करा चुका हूँ। अब मुझे बताइए, एक मेरा अपना भी सीक्वेंस चल रहा है, एक तो स्पेसिफिकेशंस को मैं साथ साथ देख रहा हूँ और एक मेरा अपना सीक्वेंस कोई कहानी को बिल्ड करने का चल रहा है। वो क्या सीक्वेंस चल रहा है? आई थिंक मैं कहीं हेसेस लॉ में फंसा था। हेसेस लॉ में फंसकर मैंने क्या किया था कि नहीं यार, पहले मैं कुछ आपको इनडायरेक्ट रूट के स्टेप्स समझाऊंगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर आप मेरे सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, नोट्स को, तो मैंने तो स्पेसिफिकेशन की तो 4 लाइनें लिखी हैं, मैंने तो 10 सफ़े लिखवा दी हैं, ठीक है। तो उसमें मैं वो AS A2 दोनों को इंटीग्रेट करता करता आगे की तरफ ला रहा हूँ, जिसमें मैंने कोई प्रोफाइल डायग्राम्स बनाई हैं, फिर डेफिनेशंस हैं, फिर डेफिनेशंस के बाद आई थिंक हमने कहीं लिखा है हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। उसके लिए हमने कुछ 4 स्टेप्स 4 मेथड्स लिखे थे। एक वो बॉन्ड एनर्जीज वाला मेथड है, फिर एक डेल्टा HF वाला मेथड है, फिर एक डेल्टा HC वाला मेथड है, फिर एक एक्सपेरिमेंटल MC डेल्टा T वाला मेथड है, फिर एक हेसेस लॉ वाला मेथड था, एंथैल्पी चेंज ऑफ द डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ द इनडायरेक्ट रूट वाला। तो हमने क्या किया, टू अप्लाई दिस लॉ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट सिंपल एनर्जी साइकिल्स इन AS लेवल और बोर्न-हेबर साइकिल इन A2 लेवल। तो हमने कहा था वो AS में क्या करना था, सिंपल एनर्जी साइकिल्स थी, यहाँ पर बोर्न-हेबर साइकिल है, लेकिन हमने कहा टू बी एबल टू ड्रॉ दीज साइकिल्स वी शैल स्टडी सम एंथैल्पी चेंजेस इन मोर डिटेल। तो मैंने उसके लिए वो आपको E.A को बहुत डिटेल में किया, लैटिस को डिटेल में किया, हाइड्रेशन को डिटेल में किया है, और आई थिंक अब मुझे वापस किधर जाना चाहिए, जिन जिन की डिटेल पढ़ानी थी मैं पढ़ा चुका हूँ, अब मुझे वापस किधर जाना है, मुझे वापस बेटा जी हेसेस लॉ की तरफ जाना है, या मुझे वापस एनर्जी साइकिल्स की तरफ जाना है, या मुझे वापस बोर्न-हेबर साइकिल की तरफ जाना है। लेकिन आई थिंक उधर मैं कल के लेक्चर में जाने की कोशिश करूँगा। आज मैं काफ़ी दिनों से रीटेक वालों को बहुत कम टाइम दे रहा हूँ, अभी ज़रा केमिस्ट्री के रीटेक वालों को थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ।